Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABST Government College Para। बच्चों हम लोग अपना इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अभी तक कैपिटल गेन में स्टडी किया कि कैपिटल गेन क्या होता है, ठीक है। कैपिटल गेन की डेफिनेशन में कौन कौन सी कैपिटल असेट्स आती हैं, ट्रांसफ़र से क्या मीनिंग होता है, ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होती है, इन दोनों को कैसे इंडेक्स किया जाता है, ठीक है। और किस तरीके से हम सेल्स कंसिडरेशन में से कोई भी ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस करके अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यानी कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभ क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। इवन अपने पिछले 2 लास्ट लेक्चर्स में हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। और हमने इसमें ये भी देखा कि अगर कोई प्रीवियस ओनर है सेक्शन 47(1) और उससे आपको कोई भी ऐसे ट्रांसफ़र होती है गिफ्ट्स में, मतलब किसी भी तरह का उपहार आपको मिलता है या फिर किसी भी तरह की वसीयत विल में, ठीक है, किसी भी तरह से आपको मिलती है असेट जिसके लिए आपने खुद खर्चा नहीं किया है, आपने खुद उसे परचेज़ नहीं किया है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ कर आए हैं। अब इसमें एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो क्या है, वो है एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स। बच्चों कुछ कैपिटल गेन ऐसे होते हैं पूंजी लाभ जिन पर कि आप चाहे आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है आप उसे रीइन्वेस्ट करें या ना करें, उसका पुनर्विनियोजन करें या ना करें। जैसे सपोज कीजिए किसी भी एक ज़मीन को बेचकर मुझे 5 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, ठीक है, मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब उस 5 लाख रुपए को मैं अगर रीइन्वेस्ट नहीं भी करती हूँ ना तो भी मेरे लिए वो कैपिटल गेन टैक्स फ्री है बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। तो इन्हें हम एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स कहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें एक कैटेगरी और आती है, वो कैटेगरी कहती है कि आपको जो कुछ भी मिला है, जो भी कैपिटल गेन हुआ है, ये 5 लाख रुपये आपको मिला है, अभी जिसको सेल करने से आपको मिला है, ठीक है, आप इसे वापस किसी स्पेसिफाइड कैपिटल असेट में एक स्पेसिफाइड पीरियड में अगर इसे रीइन्वेस्ट कर देते हैं, एक निर्धारित अवधि में आप इसे पुनर्विनियोजित कर देते हैं कुछ निश्चित संपत्तियों में, तो फिर आपको इस कैपिटल गेन की छूट टैक्स से दे दी जाएगी, है ना, यानी कि कर से इसे मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें यही है कि आपकी शर्त जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो टैक्स एग्जेम्प्टेड ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंडीशंस, इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस के बेसिस पे। तो इसके साथ हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं। इसमें बहुत सारी सेक्शंस एप्लीकेबल होती हैं, सेक्शन 54, 54B, 54D, EE, EC एंड सो ऑन, ठीक है, F, G, GA, GB। हम पहले भी इनको एक बार शॉर्ट में देख चुके हैं जब हमने कंप्यूटेशन सीखा था STCG और LTCG का, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स की, करमुक्त पूंजी लाभ। तो देखिए एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स जिसे हम बोलते हैं करमुक्त पूंजी लाभ। सेक्शन 10 इस पर एप्लीकेबल होती है ना। इसमें भी फिर हम 2 कैटेगरीज पढ़ते हैं। एक तो एग्जेम्प्टेड है बिना शर्त रहित, हिंदी में से बोला जाता है शर्त रहित करमुक्त, यानी कि एग्जेम्प्टेड विदाउट कंडीशंस, बिना किसी कंडीशन के जो करमुक्त है। और ये कंडीशन क्या है, विनियोग की कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा होगा एग्जेम्प्टेड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, विनियोग की शर्त सहित करमुक्त। यानी एग्जेम्प्टेड अंडर कंडीशन ऑफ फ्री इन्वेस्टमेंट, तो इस तरीके से करके हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। इन दोनों कंडीशंस में हम डिफरेंट प्रोविजंस स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं शर्त रहित करमुक्त पूंजी लाभ। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले ले रहे हैं शर्त रहित करमुक्त पूंजी लाभ, है ना, एग्जेम्प्टेड विदाउट कंडीशन। इसमें सबसे पहला क्या आता है, फर्स्ट प्रोविजन हम कौन सा लेंगे इसके अंदर, देखिए यूटीआई के यूनिट्स, ठीक है। अगर यूटीआई की जो यूनिट स्कीम 1964 है
इसके यूनिट्स के ट्रांसफ़र से आपको कोई भी कैपिटल गेन होते हैं तो वो कैपिटल गेन आपके लिए एग्जेम्प्टेड होते हैं, कर मुक्त होते हैं। ठीक है, किससे? ऑन ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई यूनिट स्कीम 1964 के यूनिट्स, है ना। हिंदी में से बोलेंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट स्कीम 64 के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ। ये पूरी तरह से कर मुक्त होता है। और बच्चों इस पर सेक्शन 1033 एप्लीकेबल होती है। कौन एप्लीकेबल होती है? सेक्शन 1033। सेक्शन 1033 एप्लीकेबल होती है ना। तो जहाँ भी आपको दिखता है कि यूटीआई के यूनिट से अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन हुआ है तो आपको बिना सोचे समझे उसका टैक्सेबल अमाउंट ज़ीरो कर देना है ना। हमें उसे कैपिटल गेन की इनकम में शामिल ही नहीं करना है। क्लियर। दूसरा प्रोविज़न, दूसरा इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी शहरी कृषि भूमि है और उसका अनिवार्य अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसके अनिवार्य अधिग्रहण से होने वाला पूंजी लाभ कर मुक्त होता है। शहरी कृषि भूमि मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। बच्चों हम रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण, इसकी बात अपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही कर चुके हैं, है ना। जो भी हमारी नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, म्यूनिसिपैलिटी या जो हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, अगर उसकी लिमिट्स में 10,000, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा है और वो वहाँ पर सिचुएटेड है तो फिर वो क्या होती है? अर्बन लैंड होता है, रूरल नहीं होता है ना, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और फिर वो नगर पालिका की सीमाओं में स्थित है। लेकिन अगर वो नगर पालिका की सीमाओं से बाहर स्थित होती है तो वो ग्रामीण भूमि होती है, ठीक है, रूरल लैंड होता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसमें भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 10,000 टू 1 लाख, फिर 1 लाख से ज़्यादा बट अप टू 10 लाख, फिर 10 लाख से ज़्यादा। 3 कैटेगरीज पड़ी थी और उसमें हमने डिस्टेंस दिया था 2 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स एंड 8 किलोमीटर्स। वही प्रोविज़न यहाँ पर है। तो अगर उस अकॉर्डिंग कोई भी एग्रीकल्चर लैंड हमारा कहाँ है? अर्बन एरिया में है, ठीक है, अर्बन मतलब शहरी एरिया में है, शहरी कृषि भूमि है और उसके कंपल्सरी एक्विजिशन, अनिवार्य अधिग्रहण से आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है तो फिर वो कैपिटल गेन आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। अब अनिवार्य अधिग्रहण कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह का कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन करती है और उसके बदले में आपको पेमेंट कर रही है तो फिर आपको उस पर टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। साथ ही इसमें अगर आपको ये जो कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति या प्रतिफल इसका जो भी मिल रहा है वो 31 मार्च 2004 के बाद मिलना चाहिए। अगर 31 मार्च 2004 के बाद इस तरह का आपको कोई भी कॉम्पनसेशन मिलता है तो फिर वो आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है, ठीक है। तो दूसरा हम क्या कहेंगे कि शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से पूंजी लाभ। अब बच्चों मैंने यहाँ पर केवल पूंजी लाभ कैपिटल गेन लिखा है, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये एग्जाम्पशन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सेक्शन 1037 इस पर एप्लीकेबल होती है। कौन सी? सेक्शन 1037 के अंतर्गत ये आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड, कर मुक्त होती है। फिर तीसरा इसमें क्या आता है? तीसरा इसमें आता है अगर कोई भी किसी भी शेयर होल्डर को, ठीक है, किसी भी अंशधारी को कंपनी, आपने पहले भी पढ़ा है, ये 12th में भी पढ़ के आया है, फर्स्ट ईयर में भी आपने स्टडी किया है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने अंशों का वापसी खरीद कर लेती है, मतलब बाय बैक कर लेती है ना। बाय बैक टर्म सुनी है आपने, यानी कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से खुद से परचेस कर लेती है, ठीक है। ये भी एक तरह से रिडम्पशन का एक तरीका है।
तो अगर कंपनी अपने लिस्टेड या अनलिस्टेड, इसमें दोनों कैटेगरीज आती है बच्चों, अगर अपने अनलिस्टेड शेयर्स को मार्केट से बायबैक कर लेती है और उस बायबैक की वजह से कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, तो फिर वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड होगा। क्लियर? 5 जुलाई 2019 के बाद अगर कंपनी अपने लिस्टेड शेयर्स को भी बायबैक करती है तो फिर उस पर होने वाली इनकम भी टैक्स फ्री होगी, एग्जेम्प्टेड होगी। देखिए ध्यान दीजिए, अनलिस्टेड के लिए तो मैंने आपसे क्या कहा, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। अगर अनलिस्टेड को बायबैक करती है तो आपको हमेशा उसको एग्जेम्प्ट कर देना है, उससे शेयर होल्डर को जो भी इनकम होगी शेयर होल्डर को उस पर टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं लिस्टेड की बात करूँ तो ये कब से किया गया है? 5 जुलाई 2019 से। 5 जुलाई 2019 के बाद अगर आपने कोई भी कंपनी ने अपने लिस्टेड शेयर्स को बायबैक किया है और फिर शेयर होल्डर को कोई भी इनकम हो रही है तो फिर शेयर होल्डर को उस पर टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, तो हम लिख दें कंपनी द्वारा सूचित 5 जुलाई 2019 से, है ना। तो कंपनी के द्वारा सूचित और असूचित अंशों की पुनर्खरीद पर पूंजी लाभ, है ना, ऑन बायबैक ऑफ। अच्छा, ये लाभ किसको? अंशधारी को, इसको हम लिखेंगे पर अंशधारी को लाभ। तो अंशधारी के लिए टैक्स एग्जेम्प्टेड है ये, क्योंकि इस पर टैक्स कौन देगी? कंपनी देती है इस पर टैक्स, तो अंशधारी के लिए एग्जेम्प्टेड होगा, है ना। तो ऑन इनकम ऑन बायबैक ऑफ listed and unlisted shares, income on buyback of listed and unlisted shares for shareholder। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इनकम किसके लिए एग्जेम्प्टेड है? शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्टेड है, और अनलिस्टेड के लिए तो कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं है। लेकिन लिस्टेड के लिए प्रोविजन 5 जुलाई 2019 से ही एप्लीकेबल है, और हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है बच्चों। तो आपको तो स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर 5 जुलाई के पहले, क्योंकि हमारा तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा प्रीवियस ईयर, तो 1 अप्रैल से यानी कि अगर 4 जुलाई तक ऐसा कुछ भी किया गया है, 5 जुलाई तक, तो फिर हमें उस पर कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन 5 जुलाई के बाद 19 के बाद अगर उसने ऐसा कुछ भी बायबैक किया है और शेयर होल्डर को इनकम होती है तो फिर आपको उसको एग्जेम्प्टेड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चीज़ें हैं जिसमें आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया लेकिन फिर भी आपको इसकी पूरी एग्जाम्पशन दी जाएगी। किस किस की? एक तो यूटीआई के यूनिट्स सेक्शन 1033 के तहत, दूसरा शहरी कृषि भूमि का हस्तांतरण, है ना, इसके लिए कंपल्सरी एक्विजिशन भी आता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर सेक्शन 1037, और तीसरा आता है कि किसी भी कंपनी ने अगर कोई भी लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स को बाय बैक कर लिया तो फिर शेयर होल्डर को जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं विदाउट कंडीशन। अब सेकंड हम अपना टॉपिक लेते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स विद इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट विनियोग की शर्त के साथ ही भी कर मुक्त होंगे, तो अगर आपने विनियोग किया है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। तो आप इसे कॉपी कीजिए, हम लोग उसके बाद अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। यहाँ पर हम सेक्शन 54 से 54 GB तक के सारे सेक्शन स्टडी करेंगे। यानी कि सेक्शन 54 से ये स्टार्ट होती है जो कि रेजिडेंशियल हाउस से संबंधित है, और वहाँ से लेकर सेक्शन 54 GB तक के सारे सेक्शंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सबसे पहली सेक्शन आती है सेक्शन 54। सेक्शन 54 किससे संबंधित है? रेजिडेंशियल हाउस यानी कि आवासीय मकान से संबंधित है। अगर आप अपने रहने के मकान को, ऐसा मकान जिसमें आप कम से कम पिछले 2 साल से रह रहे हों, ठीक है, कितना, एटलीस्ट 2 years 24 months, कम से कम 2 साल से वो आपके पास होना चाहिए। तो पिछले अगर 2 सालों से आप उसमें रह रहे हैं और आप उस घर को बेच देते हैं, उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसके ट्रांसफ़र से होने वाला कैपिटल गेन
टैक्सेबल होगा, नॉर्मल कंडीशंस में टैक्सेबल होगा। लेकिन सेक्शन 54 ये कहती है कि अगर आप उस कैपिटल गेन को वापस से री इन्वेस्ट कर दें, उसका पुनर्विनियोजन कर दें, किस में? नया घर खरीदने में। आपने रहने का घर बेचा और उससे आपको वापस नया ही घर खरीदना है, रेजिडेंशियल हाउस के बदले रेजिडेंशियल हाउस लिया जाना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरा, पुराना वाला रेजिडेंशियल हाउस आपके पास कम से कम 2 साल से हो। अगर 2 साल से कम समय के लिए आपके पास था फिर आपने उसको बेचा तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? तीसरी चीज़, अब जब आपसे कहा जा रहा है कि भाई मुझे नया घर लेना है या नया घर बनवाना है, तो कब तक? आपको जब भी इस तरह का कैपिटल गेन हो रहा है उससे पिछले 1 साल में या बाद के 2 सालों में, जब भी आपको ये कैपिटल गेन हुआ जिस ईयर में, उससे पिछला 1 साल या अगले 1 और ये 2 सालों में आप या तो नया घर खरीद सकते हैं। अगर आपने पहले 1 साल में भी नया घर खरीदा है तो आप इसकी एग्जेम्पशन ले सकते हैं, कटौती ले सकते हैं। या फिर जिस दिन आपको पूंजी लाभ हुआ उससे अगले 3 सालों में आपको नया घर बनवाना होगा। खरीदना और बनवाना 2 चीज़ें हुई। या तो जिस साल में पूंजी लाभ हुआ उससे 1 साल पहले या अगले 2 सालों में आप नया घर खरीद लें, या फिर अगले 3 सालों में आप नया घर बनवा लें, तो फिर आपको इस सेक्शन की छूट मिल जाएगी। कितनी? जितना कैपिटल गेन आपको हुआ है मैक्सिमम उस लिमिट तक। सपोज कीजिए मैंने अपना पुराना रेजिडेंशियल हाउस सेल किया और उसको सेल करके मुझे 90 लाख रुपीज़ मिले। मैं गेन नहीं बोल रही हूँ, है ना, जो भी सेल्स कंसिडरेशन था 90 लाख रुपीज़ मिला। फिर उसमें हमने उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, इंडेक्स्ड कॉस्ट सब हटा दी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड सो ऑन, और अब हमें मान लीजिए 40 लाख का नेट कैपिटल गेन हुआ उस पर। फाइन। अब वो कैपिटल गेन अगर आप इसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो आपके लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल है कैपिटल गेन हेड में। लेकिन अगर आप इस पैसे से जिस दिन आपको कैपिटल गेन हुआ उससे अगले 3 सालों में या तो नया घर बनवा लें, या पिछले 1 साल में आपने कोई नया घर खरीदा हो, या अगले 2 साल में आप कोई नया घर खरीद लें, तो फिर उस कंडीशन में आपको इस 40 लाख की छूट मिल सकती है। कितनी? अब आपने सपोज कीजिए नया घर 50 लाख में लिया तो पूरे 40 लाख तक आपको मैक्सिमम छूट मिल सकती है। भाई जितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा, मैक्सिमम उतनी डिडक्शन दी जा सकती है, तो पूरे 40 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए आपने 35 लाख का नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, ठीक है, तो अब उस कंडीशन में आपको केवल मैक्सिमम 40 में से 35 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि आपने उसमें से केवल 35 ही तो इन्वेस्ट किया, और बाकी के जो 5 लाख रुपए हैं उस पर आपको कैपिटल गेन हेड में टैक्स देना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? आपका LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक्चुअल अमाउंट री इन्वेस्टेड, आपने जो पैसा पुनर्विनियोजित किया है, दोनों में से जो भी कम होगा मैक्सिमम उतनी ही डिडक्शन आपको इसमें मिल सकती है। सिंपल सी बात है। फिर इसके साथ बच्चों एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है? कि ये जो कंडीशन है ये 1 या मैक्सिमम 2 मकानों तक ली जा सकती है। आप ऐसा सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 रेजिडेंशियल हाउस के लिए कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा तीसरा रेजिडेंशियल हाउस आपके पास हुआ, या आपने खरीद लिया या बनवा लिया, तो फिर इसकी आपको कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। क्लियर? आपके पास हो सकता है पहले से एक घर हो और अब आपने एक और नया घर खरीद लिया है, बनवा लिया, तो उसकी छूट दी जाएगी। या आपके पास एक भी नहीं था बेचने के बाद, तो अब आपने 2 घर खरीद लिए या बनवा लिए, तो भी आपको इसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, यानी अप टू 2 हाउस। लेकिन इसमें एक बात और है कि ये जो कैपिटल गेन है ना, ये 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ तक है तब तो फाइन, आपको छूट मिल जाएगी। अब 2 करोड़ में 2 घर तो आ ही सकते हैं। स्पेशली मैं मेट्रोज़ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी जो दूसरी सिटीज़ हैं उसमें 2 घर हम खरीद सकते हैं और हम दोनों पर एग्जेम्पशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए पुराना घर भी तो इतना महंगा होना चाहिए जिससे हमें इतना कैपिटल गेन हो। तो जो भी है व्हाटएवर। क्लियर? आपको बात समझ आ गई? तो हम मैक्सिमम 2 घर तक इसकी छूट ले सकते हैं, और हमें रेजिडेंशियल हाउस को सेल करके वापस रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदना है। और अब जो मैंने नए घर बनवाए हैं या ख़रीदे हैं ना, उसको मैं 3 साल तक वापस रीसेल नहीं कर सकती हूँ। ध्यान दीजिए, उसका अगले 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर आपने, मतलब उसका लॉक इन पीरियड हो गया 3 इयर्स, अगर आपने अगले 3 सालों के पहले उसको सेल कर दिया या फिर कुछ भी उसका ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर उस कंडीशन में जितना आपका एग्जेम्प्टेड हुआ है ना, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और बेचने पर जो आपको और नया कैपिटल गेन हुआ वो और टैक्सेबल होगा। जो अब बेचने पर नया लाभ मिला वो, प्लस जो पहले जिसकी छूट दे दी थी, दोनों मिलाकर सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जेम्पशन लेनी है तो आपको इन कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा, लॉक इन पीरियड। और फिर एक चीज़ और है इसमें बच्चों, गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारी डीलिंग्स हैं उनमें थोड़ा हम डिले हो जाएं,
तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन और है। इसके लिए आप जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, प्रिस्क्राइब डेट जो भी उसकी होती है, तो उस रिटर्न को फाइल करने के पहले पिछले 1 साल में आपने इस पैसे का यूज़ नया घर खरीदने में नहीं किया है, तो फिर अब उस कंडीशन में अपना रिटर्न फाइल करने के पहले आप अगर इस कैपिटल गेन को कैपिटल गेन स्कीम 1988 में डिपॉजिट कर देते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड बैंक्स हैं जिनमें भी इसे ओपन किया हुआ है, तो अगर आप इस पैसे को पूंजी लाभ खाता योजना है ना, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम पूंजी लाभ जमा योजना 1988 में अगर आप इसमें से डाल देते हैं, इस पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसकी भी छूट आपको इसके अंदर दे दी जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको प्रिस्क्राइब लिमिट में उसको यूज़ करना है। वही जो है कि कैपिटल गेन होने के बाद अगले 3 सालों तक या फिर अगले 2 सालों में आप नया घर खरीद लें, है ना। तो यानी कि जितना आपने नया घर खरीदा वो प्लस कैपिटल गेन स्कीम 1988 में जो भी आपने पैसा डाला है अपना रिटर्न फाइल करने के पहले, उन दोनों को मिलाकर टोटल एग्जेम्पशन आपको दी जाएगी। लेकिन बच्चों ये एग्जेम्पशन किसी भी कंडीशन में कैपिटल गेन से ज़्यादा नहीं होगी। आई होप मैंने जो सारी चीज़ें समझाई आपको समझ आई। अब देखिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, हम लिखेंगे तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ सेक्शन 54, है ना, यानी कि आवासीय मकान के हस्तांतरण के संबंध में। Gains arising from transfer of residential house। सेक्शन 54 इस पर एप्लीकेबल होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर मैं इस पर फर्स्ट पॉइंट लूँ तो फर्स्ट में सबसे पहले मैं क्या लूँगी, आपके पास पिछले 2 सालों से वो असेट होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी ओन्ड फॉर 2 years और मोर। 2 या 2 से ज़्यादा सालों से वो आपके पास होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी कि रेजिडेंशियल हाउस को सेल करके आपको रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज करना है ना। मस्ट परचेज रेजिडेंशियल हाउस, मैं ब्रैकेट में 1 और 2 लिख देती हूँ, यानी कि 2 तक मैक्सिमम आप अपनी ज़िंदगी में एक बार इस एग्जेम्पशन को ले सकते हैं। मस्ट परचेज रेजिडेंशियल हाउस प्रायर 1 year और नेक्स्ट 2 years, या फिर अगले 2 सालों में, और इन नेक्स्ट 2 years, ठीक है। और कैन कंस्ट्रक्ट इन पोस्ट 3 years ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अराइज होने के अगले 3 सालों में आप उसे बना सकते हैं। यानी कि ये मेरा कैपिटल गेन वाला ईयर हो गया, है ना। इसे या तो पिछले 1 साल में मैं घर खरीद लूँ या फिर अगले 2 सालों में, ठीक है, परचेज कर सकती हूँ, क्रय कर सकती हूँ, या फिर अगले 3 सालों में मैं इसका कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ, निर्माण कर सकती हूँ, तो ही मुझे इसकी छूट मिलेगी। मैक्सिमम 1 या 2 घरों के लिए मिल सकती है। ओके। फिर तीसरा, अमाउंट की मैक्सिमम डिडक्शन क्या होगी, मैक्सिमम डिडक्शन, अधिकतम कटौती कितनी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट, आपने जितना भी कैपिटल गेन का इन्वेस्टमेंट किया वो प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन स्कीम। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम पूंजी खाता जमा योजना 1988।
इन दोनों का मिलाकर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन प्लस अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 98, बट नॉट मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होगा, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के अमाउंट से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। मैक्सिमम डिडक्शन आपको इतनी ही मिल सकती है। फिर इसके साथ एक और कंडीशन क्या थी, 3 साल का लॉक इन पीरियड। तो 4th नंबर पे मैं यहाँ बात करती हूँ 3 years ऑफ लॉक इन पीरियड दोनों के लिए। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, अगर उस अकाउंट में आपने पैसा डाला है तो उसमें भी, और नया घर खरीदा है उसमें भी 3 साल तक आप उसको रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो उसका लॉक इन पीरियड कितना हो गया, 3 साल। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हमारी पूरी होंगी तब जाके हमें सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलेगी पूरी। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी कि मुझे अगर 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, या फिर सपोज कीजिए मुझे 4 लाख का कैपिटल गेन हुआ है और मैंने अब नई एसेट 40 लाख की खरीद ली है, तो उस 40 लाख में से सीधा मुझे 4 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी और बाकी 36 टैक्सेबल होगा, जो भी कंडीशन होगी, है ना। तो जितना अमाउंट री इन्वेस्ट होगा, ये हमारी सेक्शन 54 है बच्चों। अब इस सेक्शन 54 के बेसिस पर हम एक प्रॉब्लम लेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, और इस पर बेस्ड दूसरे प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे। आगे की जो दूसरे सेक्शंस हैं 54 के बाद, उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आपको आई होप समझ आई कि आवासीय मकान को बेचकर आवासीय मकान ही खरीदना है, या तो पिछले 1 साल में या अगले 2 साल में मैं नया घर खरीद लूँ, या फिर अगले 3 सालों में मैं नया घर कंस्ट्रक्ट करवा लूँ, बना लूँ। फिर बनवा तो लिया मैंने या खरीद तो लिया, अब उसको अगले 3 सालों तक मुझे रीसेल नहीं करना है, उसका ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर मैं जितना भी पैसा बनवाती री इन्वेस्ट करती हूँ उसके अलावा भी और भी अमाउंट है मेरे पास, और मैं उसे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डाल देती हूँ 1988 में, तो फिर उसमें भी मुझे इसकी भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से, ठीक है। और ये घर पिछले 2 सालों से कम मेरे पास होना चाहिए, जिसकी मैं यहाँ पर एग्जेम्पशन की डिमांड कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सेक्शन समझ आई। इनके प्रोविजंस को आपको लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे आपको ये प्रोविजंस उतने ही अच्छे से लर्न होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसकी दूसरी एग्जाम्शंस की जो सेक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे और इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी करेंगे। थैंक यू।